नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट और सेकंड की, जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड होगी। अगर दोस्तों आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग थ्योरी तैयार कर लेते हैं तो आप ये पक्का मान के चलिए कि आपके 15 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहली यूनिट और दूसरी यूनिट की बात करने वाले हैं। और जो बुक के अकॉर्डिंग देखें तो शुरुआत के 6 चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। और जो भी थ्योरी हमारी रह गई थी गॉस थ्योरम वाली, उसे भी आज हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो मैंने बनाई है। शुरू के 6 चैप्टर से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है आ सकता है एग्ज़ाम में, तो उसे आप इसे नोट डाउन कर लेंगे पूरी वीडियो को, जितनी भी हेडिंग में बताऊं, और वो आप तैयार कर लेंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 27 फरवरी का आपका फिजिक्स का पेपर है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके कारण 2 डेरिवेशन हैं और वो दोनों डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है बिल्कुल। ठीक है, तो पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव आपको पता है, इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनेगा वो वैद्युत द्विध्रुव होगा। और वैद्युत द्विध्रुवागुण होगा P = Q × 2A। तो ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको कूलॉम का नियम भी इसमें अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या है इसमें। तो इसके अलावा दोस्तों है अक्षय स्थिति में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी फर्स्ट हेडिंग है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तैयार करके जानी है डेरिवेशन। अच्छा, ये डेरिवेशन मैंने कराई थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, आप इसे देख लेंगे, ये वाली डेरिवेशन आपको करके जानी है। जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लेंगे, उसमें कंप्लीट डेरिवेशन तैयार कराई गई है। ठीक है, ये आप डेरिवेशन करके जाएंगी। और दूसरा, ये भी इसकी जो व्युत्पत्ति है इसका भी निष्कर्ष आप देख लेंगे कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती और दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप ये अच्छे से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि इससे MCQ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि MCQ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण पूछी गई है या वैद्युत द्विध्रुव के कारण पूछी गई है। ठीक है, क्योंकि वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी और ये दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो आप थ्योरी ठीक से पढ़ेंगे तो MCQ आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, इसकी दूसरी डेरिवेशन है निरक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए भी डेरिवेशन कराई गई थी उसी वीडियो में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखेंगे और इन्हें तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। तो सेकंड चैप्टर है दोस्तों गॉस का प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय भी हमने तैयार की थी वीडियो के माध्यम से ही, तो वीडियो का लिंक फिर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है इसमें, तो आप उसे भी जाकर देख लेंगे एक बार फिर। तो गॉस की थ्योरम आप तैयार करके जाएंगे, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इसकी जो डेरिवेशन है आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आज हम केवल ये देख रहे हैं जो जो थ्योरी आ सकती हैं एग्जाम में, जो चैप्टर 6 तक, तो उन्हें हम देख रहे हैं बस केवल। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं दोस्तों, 3 अनुप्रयोग होते हैं। एक तो ये है अनंत लंबी रेखीय, मतलब अनंत लंबे पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा है आवेशित चालक गोला, और तीसरी है आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीनों डेरिवेशन तैयार करके जानी है। एक डेरिवेशन इसी वीडियो में मैं आपको करा देता हूँ, तो चलिए पहले उसी डेरिवेशन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है वो डेरिवेशन कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमें डेरिवेट करना है और ई का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चित्र बनाएंगे। अच्छा, जितना भी ये फिजिक्स में डेरिवेशंस हैं इसमें आपको याद रखना है कि 1 नंबर का तो चित्र ही होगा। आपको फिगर ज़रूर बनानी है, अच्छे से बनानी है, और डेरिवेशन के स्टार्टिंग में ही बनानी है। ठीक है, तो आप ये डेरिवेशन में स्टार्टिंग में बनाएंगे फिगर, उसके बाद हम ये लिखने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, इसमें एक समतल चादर ली गई है, ये वाली ये चादर है। ठीक है, और इसके आर पार हम मान लेते हैं एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। जब भी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होगा उसके 2 सपाट पृष्ठ होंगे और एक होगा उसका वक्र पृष्ठ। दोस्तों, ये जो बीच वाला भाग होता है ये मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये गोल होता है, तो इसे बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ा थ्योरी लिखेंगे कि माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर है और इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। चादर का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा बराबर हमने पढ़ा था, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q/A। यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A, इतना हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर और मान लेंगे कि माना चादर के आर पार
एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। और जब भी मैंने अभी बताया था कि गॉसियन पृष्ठ जब भी बेलनाकार होगा उसके दो सपाट पृष्ठ होंगे, तो यहाँ पर ये भी ये बेलनाकार है तो इसके दो सपाट पृष्ठ S1 व S2 हैं और एक है वक्र पृष्ठ S3। ठीक है। अब दोस्तों जो पृष्ठ S3 है उस पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर जो है आप ये देखेंगे तो ई वेक्टर है, ठीक है, यहाँ ये ई वेक्टर और ये डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर बाहर क्यों होता है, हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है। ठीक है। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है, परस्पर लंबवत हैं। जब ये लंबवत हैं तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, फाई बराबर ई डी ए कॉस 90। भाई ये तो होगा। तो कॉस 90 की वैल्यू दोस्तों हमें पता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब केवल दो पृष्ठ बचेंगे सपाट पृष्ठ S1 और S2। तो जो उनसे विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वही संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। और देखिए दोस्तों, ये मान लिया है कि माना चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जिसके दो सपाट पृष्ठ हैं S1 व S2 हैं तथा एक वक्र पृष्ठ S3 है। तो S3 पर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। तो S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 है, मैंने आपको बताया। जबकि पृष्ठ S1 व S2 पर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर कैसे हैं, वो समानांतर हैं। समांतर का मतलब क्या होगा, थीटा बराबर होगा 0। ठीक है। तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, तो यहाँ संपूर्ण की जगह आप क्या लिखने वाले हैं कि तब S1 व S2 के क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो डी फाई बराबर, ये लाइन आप दोबारा सही कर लेंगे, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई 1 प्लस डी फाई 2। अब यहाँ से फिर वही वैल्यू लिखी जाएगी, डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है। तो ये हो जाएगी ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0, दोनों हो जाएंगे। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ई डी ए प्लस ई डी ए, तो कितना हो जाएगा, 2 ई डी ए। अब यहाँ से तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये लाइन आएगी कि तब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये आप लिख लेंगे एक लाइन, गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स पूरा लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स। ठीक है। ये आप लिख लेंगे। ठीक है। तब यहाँ से जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लेंगे तो यहाँ से हम डी हटाएंगे। ये आप देखेंगे, ये यहाँ से हमने डी हटाई और डी हटाने पर इधर समाकलन का चिन्ह लगेगा। और दोस्तों क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है तो ये चिन्ह लगाएंगे, ये वाला। ठीक है। तो ये चिन्ह लगा दिया गया है। तो ये वैल्यू आई निकल गए यहाँ पर। ठीक है। अब हमें पता है चूँकि पृष्ठ एक समतल चादर है तो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो ए के बराबर होगी। ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये आप ध्यान देंगे, ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर हुई, ए के बराबर हुई। तो इसमें जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। परंतु गॉस की प्रमेय से हमने पढ़ा है, अब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं तो गॉस की प्रमेय का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब जबकि क्यू की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे तो फाई कितनी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ये दूसरी इक्वेशन मान लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों कर देंगे हम बराबर। ठीक है। ये देखेंगे आप इधर, तो समीकरण 1 व 2 को दोनों से बराबर कर दिया गया है। तो 2 बराबर कितना हो गया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई की वैल्यू ये निकल के आएगी। तो ये डेरिवेट होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों इसी से रिलेटेड ये एक और छोटी सी डेरिवेशन है, अगर आ जाए तो ये आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फिगर बनाएंगे बहुत छोटा सा और इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि माना अनंत विस्तार की एक निश्चित लघु मोटाई की चालक प्लेट दो समतल चादरों 1 व 2 से मिलकर बनी है। चालक के बाहर एक बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वाला। और प्लेट निर्वात अथवा वायु में स्थित है। ठीक है। अब दोनों चादर हैं तो दोनों चादर फर्स्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अभी निकाल के आए हैं कि समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है। इसी प्रकार चादर सेकंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो E वेक्टर बराबर E1 प्लस E2 और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये वैल्यू। ठीक है। यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन, तो 1/2 बचा प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है। तो ये दोनों डेरिवेशन थी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई चैप्टर नंबर 2 तक। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, जो विद्युत विभव है। तो इसमें जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसमें, इस चैप्टर की।
तो ये तो आप तैयार करके ही जाएंगे, ठीक है। इसके लिए वीडियो बनाएंगे अलग से, तो आप देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन आपको तैयार करके जानी है इस चैप्टर से। इसके अलावा और क्या है दोस्तों इस चैप्टर में, वो भी देख लेते हैं। तो और है विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, ये तैयार करके जाना है। तो अक्षय स्थिति में तैयार करके जाना है, जबकि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होगा वैद्युत द्विध्रुव की, वो शून्य होगा। तो वो तो आप तैयार करके, अगर वो डेरिवेशन आती है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कीजिए, तो उसके साथ एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। अगर इनमें से कोई डेरिवेशन आती है तो इनके साथ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो ये दोनों डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और देख लेते हैं इसी चैप्टर से। देखिए, अगर निरक्षीय स्थिति में पूछता है तो निरक्षीय स्थिति में जो v की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर पूछ ले तो इसके साथ न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, वो तैयार करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों तीसरी इस चैप्टर की जो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये डेरिवेशन भी आपको तैयार करके जानी है अच्छे से, E = -dV/dr, ठीक है, ज़रूर ध्यान करके जाना है। और निष्कर्ष भी इनके पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में जो इम्पोर्टेंट है संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेशन तो यही है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा संधारित्र का सिद्धांत भी आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है। संधारित्र की डेफिनेशन तो नहीं आने वाली है, लेकिन संधारित्र का सिद्धांत आ सकता है 1 नंबर के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है जो वैद्युत धारिता है उसके एक तो मात्रक पढ़ के जाएंगे ठीक से MKS और CGS पद्धति में। दूसरा उसके अलावा जो पढ़ के जाएंगे, हम पढ़ के जाएंगे इसका विमीय सूत्र, ठीक है। तो विमीय सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, गिने चुने ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से एक ये भी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप पढ़ के जाएंगे। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये डेरिवेशन है पूरी, ये आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये कितनी होती है, C = KA/ε0/d, ये आपको याद रखना है, जहाँ K जो होता है पराविद्युतांक है किसी भी माध्यम का, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। C = A/ε0/d दे रखा है, लेकिन ये होगी C बराबर, जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो KA/ε0/d होगी। जब K की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये C 0 हो जाएगी। तो C 0 बराबर होगा दोस्तों, जब K = 1 हो जाएगा तो वो होगा C 0 = A/ε0/d। तो ये आपको तैयार करना है। चलिए देखते हैं आगे। और दोस्तों इस चैप्टर की जो अगली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है ये आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक युक्त संधारित्र की धारिता। तो ये इसका जो लिखा हुआ है ये नहीं होगा। तो आंशिक रूप से परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता जो होती है वो होती है C = A/ε0/d - t+t/k, ये होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके जानी है। इस चैप्टर की जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो पिछली बार लास्ट ईयर एग्जाम में आई थी, वो आपको तैयार करके जानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगली डेरिवेशन इसी चैप्टर की, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों ये भी आपको तैयार करके जानी है, ठीक है। तो U = ½ CV²। अच्छा, यहाँ चालक के स्थान पर वो संधारित्र भी लिख के दे सकता है, तो आपको ये दोनों तैयार करके जानी है। ये 3 डेरिवेशन इस चैप्टर से हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो ये तीनों आपको तैयार करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा जो एक छोटी सी डेरिवेशन है जो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है, वो भी आपको तैयार करके जाना है। तो चलिए देखते हैं अगला चैप्टर नंबर 5। तो दोस्तों 5वां चैप्टर है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट एक ही डेरिवेशन लगती है मुझे, जो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, यही एक मात्र जो बड़ी डेरिवेशन है। अन्यथा इसके अलावा जो भी इस चैप्टर में छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट चालकता है, आवेश वाहकों की गतिशीलता है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, और इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ज़रूर, और MCQ भी आ सकते हैं, और 1-1, 2-2 नंबर के सवाल आ सकते हैं। अगर डेरिवेशन की बात करें तो इसमें कोई टॉप मोस्ट डेरिवेशन है नहीं, ठीक है ये, लेकिन फिर भी आप तैयार करके जाएंगे। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये होगी I = NeAVD, ठीक है, ये आप तैयार करके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला और कुछ। दोस्तों एक टॉपिक ये है आवेश वाहकों की गतिशीलता, ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये भी आपको तैयार करके जानी है इस चैप्टर में। इसके अलावा जो तैयार करना है वो है ये भी आप पढ़ लेंगे, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है ना। आप नोट कर लेंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो ये आप पढ़ लेंगे। और छोटी जो डेफिनेशन है इस चैप्टर से आएगी, न्यूमेरिकल भी आएगा और MCQ भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए 6 चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है 6 चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
अच्छा दोस्तों, इतना आप याद रखें, जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट हैं डेरिवेशंस के लिए। शुरुआत के 3 चैप्टर 1, 2, 3, और जो ये 4, 5, 6 चैप्टर हैं यहाँ से न्यूमेरिकल 100% आएगा इन तीनों चैप्टर से ही। तो ये 3 चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो पहले 3 चैप्टर डेरिवेशन और थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर भी इसमें देख लेते हैं। देखिए, एक तो इसमें किरचॉफ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और इसके आधार पर मैंने कल आपको एमसीक्यू भी बताए थे। जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश के संरक्षण पर है और सेकंड नियम है ऊर्जा के संरक्षण पे। ऐसे ही होता ना, तो ये कल बताए थे दोनों। तो किरचॉफ के दोनों नियम आपको पढ़ के जाने हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम भी और सेकंड नियम भी। थ्योरी इसकी बाद में कराएंगे, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये किरचॉफ का सेकंड नियम है। ठीक है, किरचॉफ का सेकंड नियम, ये दोनों नियम को आपको पढ़ने हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर है और जो सेकंड नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और देखिए दोस्तों, जो सेकंड इम्पोर्टेंट है इसमें थ्योरी वो है व्हीटस्टोन सेतु। इसके अलावा सेल का विद्युत भाग बल भी पढ़ के जा सकते हैं। सेल का विद्युत भाग बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर में संबंध भी आप पढ़ेंगे, वो भी थ्योरी में इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु। अच्छा, इनके आधार पर ही सवाल आएगा। किरचॉफ का सेकंड नियम न्यूमेरिकल के लिए और व्हीटस्टोन सेतु, यही दोनों बचे हैं टॉपिक। अब मीटर सेतु तो ख़त्म हो गया न्यूमेरिकल के लिए, है ना। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी ज़रूर आएगा 6 चैप्टर से। तो दोस्तों, ये थी पहले 6 चैप्टर की इम्पोर्टेंट थ्योरी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं आप तैयार करके जाएंगे तो आपके 15 नंबर पक्के हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल भी ऐड कर देंगे तो 6 नंबर, मतलब शुरुआत के 6 चैप्टर से आपको लगभग 25 या 22-23 नंबर का पेपर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।